हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज की क्लास में उर्दू पेडागोजी का मैराथन क्लास 2 क्लास 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास वो थी। लगभग जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे उर्दू पेडागोजी के हमने डिस्कस किया था। आज मैराथन क्लास 2 में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उर्दू पेडागोजी में, जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आज आपके खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन ज़बान के इक्तिसाब, समझिएगा ज़बान के इक्तिसाब को, ज़बान के इक्तिसाब यानी कि भाषा अर्जन जिसको हिंदी में बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। ज़बान दो शब्द है, ज़बान के इक्तिसाब और ज़बान की आमोजिश। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के लिहाज से। हर साल लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके पेडागोजी में, लैंग्वेज के पेडागोजी में घुमा फिरा के इससे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ज़बान के इक्तिसाब यानी कि वो ज़बान जो बच्चा नेचुरल तरीके से फितरी अंदाज में सीखता है, यानी कि मातृभाषा। मातृभाषा सीखने के लिए बच्चे को कोई टीचर, कोई बुक, कोई स्कूल, कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसे ही ज़बान का इक्तिसाब कहते हैं। और ज़बान की आमोजिश जब बच्चा दूसरी ज़बान सीखता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे टीचर की, बुक की, गाइडेंस की, स्कूल की, एक स्पेसिफिक वातावरण की, माहौल की, तब उसे हम कहते हैं ज़बान की आमोजिश। तो ज़बान के इक्तिसाब यानी कि जब बच्चा मादरी ज़बान सीखता है तो हम कहते हैं कि ज़बान का इक्तिसाब कर रहा है। तो ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है, यानी कि ज़बान के इक्तिसाब में सबसे अहम रोल किसका होता है? उस्ताद का, घर का, स्कूल का या फिर मीडिया का? मैंने कहा ज़बान के इक्तिसाब यानी कि मातृभाषा, मादरी ज़बान जो बच्चा घर में रहकर सीखता है, अपने आप सीखता है और फितरी तरीके से सीखता है, तो सबसे ज़्यादा रोल घर का होता है। किसका होता है? घर का होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, कहीं कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ज़बान के इक्तिसाब और ज़बान की आमोजिश में जो बेसिक और बुनियादी फ़र्क है आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है, कवायद के उसूलों को याद करना। कवायद के जो रूल्स, प्रिंसिपल्स है ना, ज़वाबित होते हैं, उन्हें याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है, यानी कि किस तरीक़ेकार की बुनियाद है? साख्तियाती तरीक़ा यानी कि स्ट्रक्चर मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड या फिर संरचनात्मक मेथड? रास्त तरीक़ा, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि? कवायद का वजाहती तरीका कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है, लफ्ज़ भी बता रहा है कि इसमें कवायद की बात की जा रही है। कवायद का वजाहती तरीका यानी कि व्याकरण स्पष्टीकरण विधि, ग्रामर का जो एक्सप्लेनेशन मेथड होता है, इसमें कवायद को याद करने की बात कही जाती है। बहुत ही सिंपल और आसान है ना। जवाब ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम, इस मेथड, इस उपागम और विधि से हम कवायद बच्चों को आसानी से पढ़ा लेते हैं, ठीक है।
अगला ऑप्शन है फितरी तरीका। ठीक है, तो फितरी तरीका से आपको मैंने बताई, फितरी तरीके से कौन सी जबान सीखी जाती है? मादरी जबान। देखिए, साख्तियाती तरीका यानी स्ट्रक्चरल मेथड, संरचनात्मक विधि या उपागम। रास्त तरीका डायरेक्ट मेथड, जहां पर बच्चे को डायरेक्ट जबान या डायरेक्ट वस्तु दिखाकर उसे सिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जबान की आमोजिश। मैंने बताया ना, जबान की आमोजिश और जबान की इक्तिसाब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ जाइए और जहन में बिठा लीजिए, इससे सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो जबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। जबान की आमोजिश यानी कि जब बच्चा दूसरी जबान सीखता है, दूसरी, तीसरी या चौथी, यानी कि मादरी जबान के अलावा जो जबान सीखता है उसे जबान की आमोजिश कहते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि क्लास लंबी हो जाए, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखिए, पूरी क्लास में बने रहिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ज़बान की आमोजिश यानी कि दूसरी ज़बान जब सीखता है मादरी ज़बान के अलावा तो उसे ज़बान की आमोजिश कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों जैसे टीचर, क्लासरूम, स्कूल, किताब, गाइडेंस, व्याकरण, ग्रामर, कवायद सबकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अहमियत नहीं होती है, किसकी अहमियत नहीं होती है? तरतीब की, खुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की। इन तीनों चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है ज़बान की आमोजिश में, कि तरतीब में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे को लेटर्स, हरूफ का ज्ञान दिए नहीं, पहले जुमला बनाने के सीख रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होगा। खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस का होना भी ज़रूरी है, आत्मविश्वास होना चाहिए, आमोजिशी रवैया भी पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तर्जुमा जब हम बेसिक लेवल पे करते हैं, बच्चा पेपर 1 का पेडागोजी सॉल्व करते हैं, तो इस लेवल पे हमारा आमोजिश के में तर्जुमा करना, ट्रांसलेशन करना उतना उद्देश्य नहीं होता है, मकसद नहीं होता है प्राइमरी लेवल पे। तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 4, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती है। अगला सवाल है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक टीचर की हैसियत से क्या करेंगे? बच्चों को लिखने के बारे में बताना है, एज ए टीचर आपका क्या रोल होगा? बच्चों से उस जबान के हरूफ तहजी लिखने के लिए कहेंगे, यानी कि जो वर्णमाला है, जो अल्फ़ाबेट है उसे लिखने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों को अपने ख़यालात, अपने थॉट्स, विचार कलम बंद करने यानी लिखने का मौका, अवसर फराहम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है। बार बार इस तरह की क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, समझा है। जब बच्चे के अंदर लिखने की महारत, लिखने की कौशल का विकास करना हो, तो बच्चे को आज़ाद कर दिया जाए अपने ख़यालात लिखने के लिए, कि वो जो बच्चा सोच रहा है उसे लिखने का अवसर दिया जाए। ऐसे में बच्चे के लिखने का जो कौशल है वो बहुत अच्छे से विकास होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बार बार इस तरह के सवालात हमने डिस्कस किए हैं कि अगर बच्चों को लिखने के कौशल का विकास करना है तो बच्चे को अपनी ज़बान में अपने ख़यालात को आज़ादाना तरीके से लिखने का अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है तदरीस के किस तरीके में, तदरीस के किस मेथड में, विधि में, उपागम में, अप्रोच में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है। यानी कि कवायद का जो तारीफ़ात है, मान लीजिए इस्म पढ़ा रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं या संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो पहले मैंने संज्ञा का डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, इस पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो
किस विधि में पहले कवायद को उसूल को बताया जाता है, फिर मिसाल की तरफ दी जाती है। यानी कवायद को उसूल बता दिया, फिर मिसाल बच्चों से हम अख्ज़ करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। इस्तिक़राई मेथड यानी कि इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। इस्तिखराजी तरीका यानी कि डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि या उपागम। कवायद का वजाहती तरीका, कवायद के वजाहत का तरीका, या फिर रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड, है ना, प्रत्यक्ष विधि। देखिए दो तरीक़ेकार बहुत इंपॉर्टेंट, इस्तिक़राई और इस्तिखराजी, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस्तिक़राई मेथड वो विधि वो तरीका होता है जहाँ पर बच्चों को हम किसी उसूल को, किसी कवायद के उसूल को बता देते हैं, मिसाल पहले किसी भी कवायद के उसूल बताने से पहले हम मिसाल बता देते हैं, फिर कवायद के उसूल तक बच्चों के माध्यम से, बच्चों के ज़रिए पहुँचते हैं, उसे इस्तिक़राई तरीका कहते हैं। यानी कि हमने मान लिया जाए हम इस्म पढ़ा रहे हैं, तो इस्म का मैंने मिसालें दे दी भाई, ज़ैद, सेब, अनार, घर, है ना, बकरा, बकरी, ये सब क्या है, इसमें जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब के सब इसमें, ठीक है। मैंने मिसालें बता दी बच्चे को, फिर बच्चों से इसके इसम की उसूल की तरफ, इसम की तारीफ उगलवाना, निकलवाना बच्चे से, तो ये इस्तिक़राई मेथड कहलाता है। इसी तरह जब हम मिसाल किसी भी व्याकरण का, किसी भी कोई रूल बता देते हैं, कोई तारीफ बता देते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं, फिर बच्चों से मिसाल निकलवाते हैं, तो उसे इस्तिखराजी तरीका कहते हैं। कौन सा तरीका? इस्तिखराजी तरीका, यानी कि डिडक्टिव मेथड, डिडक्ट करना किसी चीज़ को, मिसालों को। इस्तिखराज, आप जो लोग अरबी जानते हैं उन्हें पता होगा कि निकलवाना, है ना, किसी न किसी हद तक निकलवाने का मीनिंग इससे निकलता है, यानी कि हम बच्चों को कुछ बता दिए, फिर बच्चों से मिसालें अख्ज़ करवा रहे हैं। तो हमें सवाल में पूछा गया है कि पहले कवायद को उसूल टीचर ने बता दिया, उस्ताद ने, फिर मिसालें निकलवा रहे हैं, तो नो डाउट ये आपका इस्तिखराजी तरीक़ेकार कहलाएगा, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि कहलाएगा। आगमन और इस्तिक़राई तरीका आपने समझ लिया। अगर इससे भी सवाल बनेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है आपको। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, टीएलएम से रिलेटेड, बच्चों की तदरीसी आमोजिश रवैया यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है, सबसे अहम पॉइंट क्या है। यानी कि हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो सबसे अहम इम्पोर्टेंट किसको समझना चाहिए, उसे करीबी बाज़ार में जो नियर बाई मार्केट है दस्तयाब होना चाहिए, मुहैया होना चाहिए, या फिर उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगा नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। उसे सियाक में, संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। जी हाँ, टीएलएम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है टीचर के लिए कि जो भी टीएलएम इस्तेमाल करे, इंतखाब करे, सिलेक्शन करे पढ़ाने के लिए, उस टीएलएम को संदर्भ में जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है कि करीबी बाजार में हो ना हो, या महंगा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे अहम और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तदरीसी आमोजिशी जो मवाद है, कंटेंट है, वो आपके टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए। बहुत सिंपल है और आसान इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है, तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है। वही सवाल जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि पहले उसूल को बताना, फिर मिसालें निकलवाना, उदाहरण बच्चों से निकलवाना। इस्तिखराजी तरीका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुत ही आसान, ठीक है। अगला सवाल है, आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है।
जबान का इक्तिसाब करता है। जबान के इक्तिसाब मतलब बच्चा जब जबान मादरी जबान सीखता है, मातृभाषा मदर टंग सीखता है, तो उसे जबान के इक्तिसाब कहते हैं। ये फितरी तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से जबान बच्चा सीखता है। तो सबसे कैसे सीखता है बच्चा? फितरी तामुली माहौल में जबान का इक्तिसाब करता है। बहुत आसान है, शुरू में ही हमें मिल गया कि बच्चा जो जबान के इक्तिसाब यानी कि मादरी भाषा फितरी तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से, प्राकृतिक प्रक्रिया से के रूप में जबान सीखता है। बहुत ही आसान। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन यानी कि जबान के इक्तिसाब, और भाषा अधिगम यानी कि जबान की आमोजिश। मुझे लगता है कि इस क्लास से आपका हिंदी का भी पेडागोजी और उर्दू का भी पेडागोजी आप आसानी से हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा, लिखिएगा, है ना। बहुत आसान है। एक साथ दो लैंग्वेज की पेडागोजी हम लोग सीख रहे हैं और हल कर रहे हैं। तो जब आमोजगार यानी कि लर्नर, है ना, सीखने वाला, तलबा, स्टूडेंट किस तरह जबान का इक्तिसाब यानी कि मादरी जबान सीखता है? तो मादरी जबान फितरी तामुली तरीके से यानी कि फितरी इंटरेक्शन, नेचुरल इंटरेक्शन माहौल में, क्लाइमेट में, वातावरण में जबान को बरत कर सीखता है ना। जबान की साख्त का तज्जिया करके, जबान के अदब का मुताला करके, जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके, यह सब जबान की आमोजिश में होता है। यानी कि जब बच्चा दूसरी जबान सीखता है भाषा अधिगम में। ठीक है, नेक्स्ट है दर्ज झेल में से कौन लतीफ हरकी महारत यानी कि मोटर स्किल, हरकी महारत यानी कि मोटर स्किल को फरोग देने की मिसाल है? चढ़ना, उछलना, लिखना, पढ़ना। हरकी महारत याद रखिएगा, लिखना। जितना ज़्यादा बच्चों की हरकी महारत डेवलप होगी, विकासशील होगी, उतने ही बच्चे की हैंड राइटिंग, ड्राइंग वगैरह की स्किल इम्पोर्टेंट होगी और अच्छी होगी, बेहतर होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा कि हरकी महारत को फ़रोग देने की मिसाल यानी कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो रही है, ड्राइंग स्किल्स, कौशल उसकी बेहतर हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 लिखना सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उस्ताद के जरिए पूछे गए सवालात प्रश्नों में से कौन क्लासरूम में कसीर लिसानियत यानी कि मल्टीलिंगुअल, बहुभाषीयता, बहुभाषी, है ना, को फरोग देता है? यानी कि कौन कसीर लिसानियत को, एक से ज्यादा जबान को फरोग देगा? देखिए सवालात को, एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये मल्टीलिंगुअल को बताएगा। या फिर सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, हाँ या नहीं में जवाब दे देगा। क्या तुम खत लिख चुके हो, हाँ या नहीं में जवाब दे देगा। ये ऑप्शन नंबर 2 में आप जब गौर करेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा ज़बान सीखने का मौका बच्चे को मिल सकता है कि बच्चे सब्जी का नाम अपनी ज़बान में लिखेंगे, यानी कि इससे पहले सब्जी का नाम किसी दूसरी ज़बान में जानते होंगे। बहुत ही आसान है कि ये प्रश्न नंबर 2, सवाल नंबर 2 बहुभाषी यानी कि मल्टीलिंग्विज्म को, कसीर लिसानियत को फ़रोग दे सकता है। एक से ज़्यादा भाषा को, एक से ज़्यादा ज़बान को फ़रोग दे सकता है। आगे है, इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि जो पोएम है उसको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आमोजगारों यानी कि जो प्राइमरी लेवल पे तख्तानिया की सतह पर बच्चों को नज़्म क्यों पढ़ाना चाहिए, कुल मिला के सवाल यही पूछा जा रहा है। आमोजगारों को हदफ ज़बान बोलने का, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, हदफ ज़बान है, बोलने का मौका फराहम करता है। या फिर आमोजगारों को नज़्म ज़ब्त में, डिसिप्लिन में, अनुशासन में रखता है। या फिर आमोजगारों को हदफ ज़बान के क़वाइद की आमोजिश में, क़वाइद की सीखने में
मुआविन होती है, मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोजगार की मदद करती है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो प्राइमरी लेवल पे हम नज़मों को बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, उसका एक उद्देश्य, सबसे जो अहम उद्देश्य ये होता है कि जो मैंने बच्चों को ज़बान सिखाने का ऑब्जेक्टिव और गोल मकसद बनाया है, वो ज़बान सीखने में बच्चों को मदद करता है। बहुत ही आसान सवाल है। कोई भी नज़्म हो या नस्र हो, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि वो बच्चे को जो हम ज़बान सिखाना चाहते हैं, वो ज़बान सीखने में दोनों मदद करते हैं। अदब ज़बान बोलने का मौका फराहम करती है। बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक उस्ताद यानी कि टीचर ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। कौन सी? सुनने की सरगर्मी को। उसने उस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर-व-खोज की सरगर्मियों या कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहसो मुबाहसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस पूछ लिए, यानी कि बच्चों से रिलेटेड, जिसमें बच्चे पूरे तौर पर क्लास में हाजिर हो सके और अपना वो माइंड को लगा सके, ऐसे सवालात पूछ लिए। इस तरह की तैयारियां होती है। देखिए, बच्चे, टीचर जो है वो सुनने की सरगर्मी को अंजाम देना चाह रहा है, तो ऐसे में इस तरीके में फिर उससे बच्चों से कुछ सवालात पूछ लिए। सरगर्मी करने से पहले, एक्टिविटी करने से पहले, गतिविधि करने से पहले, सरगर्मी कहते हैं गतिविधि को, एक्टिविटी को, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि सुनने से पहले की सरगर्मियां, है ना, यानी कि जो सुनने की सरगर्मी है, उससे पहले हम कुछ ना कुछ सरगर्मी कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके सही सवाल जब आंसर हो जाएगा। सुनने के दरमियान की सरगर्मियां, है ना, यहाँ दरमियान की कोई बात नहीं कर रही, पहले पूछा जा रहा है, ठीक है। सुनने के बाद की सरगर्मियां नहीं, सरगर्मी करने से पहले, एक्टिविटी करने से पहले ही सवाल किया जा रहा है, तो सुनने से पहले की सरगर्मियां, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन जबान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। यानी कि क्लास में जब टीचर कोई पोस्टर या तस्वीर इस्तेमाल करता है, तो इस हवाले से क्या सही नहीं है? ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहदे का मौका फराहम करता है, यानी कि टीचर जो क्लास में तस्वीर या पोस्टर का इस्तेमाल करता है, इससे बच्चों को कुछ ऑब्जर्वेशन करने का अवसर मिलता है, या फिर ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। यह बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फराहम करता है। ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देता है। देखिए, जब हम पोस्टर इस्तेमाल करते हैं या तस्वीर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बच्चे के सुनने की महारत का फ़रोग़ नहीं होगा, ठीक है। यानी बच्चा को देख रहा है, उसको समझ रहा है, सुन कहाँ रहा, सिंपल सी बात है। तो ये पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से ये कहना कि इससे बच्चों की सुनने की कौशल बढ़ेगी, महारत को फ़रोग़ होगा, ये बात सही नहीं है। सवाल में हमें पूछा गया कि पोस्टर या तस्वीर के इस्तेमाल के हवाले से क्या सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शंस पे जब गौर करेंगे, कहीं ना कहीं पोस्टर और तस्वीर से इसकी मदद मिलती है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मुशाहदा हो रहा है, बच्चों के इजहार यानी कि कुछ एक्सप्लेन करने और तस्वीर की बुनियाद पर कोई फोटो दिखाया या पोस्टर दिखाया, और उसको देखने के बाद बच्चा कुछ
समझकर लिख सकता है, ये भी हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ये बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फराहम करेगा, कुछ क्रिएटिविटी दिखाएगा, सही बात है, लेकिन इससे सुनने की जो महारत है उतनी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कि अगला जो है इब्तिदाई खानदगी की सतह पर, इब्तिदाई खानदगी की सतह पर, इनिशियल स्टेज पर, यानी कि बच्चा के जो इब्तिदाई सतह पर है तालीम, डैश का शुमार लिखने में होता है। यानी कि इब्तिदाई सतह पर क्या लिखने का शुमार होता है? ड्राइंग बनाने, हरूफ बनाने, लफ्ज़ों को लिखने, जुमले बनाने या ड्राइंग। देखिए लिखने में क्या शुमार होता है हमें पूछा गया सवाल में कि लिखने में क्या शुमार होता है, तो ड्राइंग जो एलिमेंट्री लेवल है या प्राइमरी सतह है, तहतनिया की सतह पर हम बच्चों को ड्राइंग लिखना सिखाते हैं। हमें पूछा गया है लिखने में शुमार होता है, तो ड्राइंग जो है ये बच्चे की जो इब्तिदाई सतह है ये लिखने में शुमार होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको किसी हद तक कंफ्यूज हो सकते थे आपके हरूफ बनाने, हरूफ बनाएगा, ज़रूरी नहीं कि इसमें लिखेगा, लफ्ज़ों को लिखना कि अलग वर्ड बनाएगा, इस सतह पर इस तरह की उम्मीद बच्चों से नहीं की जाती है, फिर नया वर्ड बना दे अपने से, या जुमले बनाने, यानी कि एक क्लास में बच्चों से हम जुमला बनाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हल्का फुल्का इधर उधर गोंदने में कि कुछ ऐसे वैसे लिख दिया जिससे कोई ड्राइंग बन गई, ये शुमार किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, चूँकि पेडागोजी का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको शक और इश्तिबा में डालेंगे, लेकिन आपको शक और इश्तिबा के जो ये कमी है, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, मश्क करेंगे, वो धीरे धीरे रिमूव होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। दर्ज झेल में से निम्नलिखित में से कौन आमोजगार यानी लर्नर की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है? यानी कि ज़बान का आकलन करना चाह रहे हैं आमोजगार का, तो उस बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, तामुल। पोर्टफोलियो आप जानते हैं कि बहुत ही बेसिक टूल है जिससे बच्चे का आकलन होता है। इससे पहले भी दूसरे हिसाब से पोर्टफोलियो से हमने सवाल पूछा था कि भाई पोर्टफोलियो से आकलन किस प्रकार का, किस तरह का होता है, किस तरह का असेसमेंट होता है, जांच होता है। तो बच्चे के जरिए और टीचर के जरिए, दोनों के जरिए से पोर्टफोलियो के माध्यम से आकलन किया जा सकता है। तो पोर्टफोलियो बहुत इम्पोर्टेंट एक टूल है जिससे बच्चे के ज़बान कितना सीख रहा है उससे एसेस करने में, जांचने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो है दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है? कवायद पढ़ाने का सबसे इफेक्टिव मेथड, विधि, उपागम कौन सी होगी? मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। देखिए साथ साथ आप ये मत समझिए कि सिर्फ उर्दू पेडागोजी ही की तैयारी हो रही है, हिंदी पेडागोजी भी सेम है, सिर्फ वहाँ पर भाषा अलग होगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी के भी शब्दावली, जो टर्मोलॉजीज है, वो याद हो जाए ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीका है? व्याकरण पढ़ाने का, व्याकरण शिक्षण का एक इफेक्टिव मेथड, विधि कौन सा हो सकता है? मिसालों के साथ, उदाहरण के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, यानी कि उदाहरण के साथ साथ कवायद हम पढ़ा रहे हैं, एक तो बात ये होगी। ठीक है, मतन का तर्जुमा करते हुए कोई भी कंटेंट है ना, कोई भी पैराग्राफ है, उसको तर्जमा करते हुए कवायद के उसूल की तदरीस, या फिर कवायद की मखसूस एक पार्टिकुलर किताब की मदद से कवायद हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अगला जो ऑप्शन है वो ये कि कवायद
कि उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस सबसे बेहतरीन और इफ़ेक्टिव मेथड यही है कि हम व्याकरण पढ़ाने के लिए कोई अलग से क्लास का आगाज़, अलग से क्लास न लें, बल्कि पढ़ाते समय क्लास में ही सियाक में जो कवायद की टर्मोलॉजीज़, कवायद की बहस आए, उसे सियाक संदर्भ में पढ़ा देना चाहिए ताकि बच्चे के जहन में बैठ जाए। ये सबसे इफ़ेक्टिव और मुअस्सिर तरीक़ाकार है कि हम बच्चों को जो कवायद जो पढ़ाएंगे, व्याकरण जो पढ़ाएंगे, वो सियाक में पढ़ाएंगे, संदर्भ में पढ़ाएंगे। अलग से कोई बुक लेके, पार्टिकुलर बुक लेके 2-3 क्लास व्याकरण के ही ले रहे हैं, कवायद के ले रहे हैं, इससे बच्चे बोर हो जाएंगे, कवायद सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि नेचुरली किसी न किसी हद तक कवायद जो है वो थोड़ा सा मुश्किल और बोरिंग होता है बच्चों के लिए, इसलिए संदर्भ में जो भी लफ्ज़ आए उसे संदर्भ में एक्सप्लेन कर दिए तो ये अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। समाजी तामुल के तसव्वुर के ताल्लुक तसव्वुर का ताल्लुक किससे, यानी कि समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन किसने दिया, इस कॉन्सेप्ट को किसने ज़्यादा बताया? पानिनी ने, स्किनर ने, वाइगोट्स्की ने या कोहलबर्ग ने? आप भी आंसर कर दिए होंगे वाइगोट्स्की ने। समाज की बात सबसे ज़्यादा जिन्होंने की है वो वाइगोट्स्की साहब है। सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, अहम समझते हैं, तो इसका तसव्वुर समाजी तामुल यानी कि सोशल इंटरेक्शन का ताल्लुक वाइगोट्स्की से है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझिएगा, दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है? ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होता है, ज़बान सीखने में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार आएंगे, ज़बान के इक्तिसाब, ज़बान की आमोजिश आपको समझना है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी क्लास में बने रहिएगा और आपको बहुत ज़्यादा इसके बाद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेडागोजी के सवालात को हल करने में। ठीक है, तो बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में यानी कि मादरी ज़बान में कौन ज़्यादा मुअस्सिर होगा, मुआविन होगा? घर का माहौल, घर का वातावरण, जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, यानी कि घर का ऐसा माहौल जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं बोल सकते, या फिर घर और आस-पास के बड़ों की बातों को सुनना, या फिर बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। देखिए ऑप्शन नंबर 1 बहुत अच्छा होता अगर इसमें एक लफ्ज़ नहीं लगा नहीं होता। यहाँ कहा गया है कि बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होगा, तो ये बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में यानी कि मादरी ज़बान सीखने में मुआविन नहीं होगा। ठीक है, घर और आसपास के बड़ों की बातों को सुनना, ये किसी हद तक ठीक है, सिर्फ सुनने की बात कही जा रही है, इसलिए किसी हद तक आपको कंफ्यूज कर सकता है। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने करना यानी कि रिपीट करना, यानी कि बच्चों को कोई कह रहे हैं उसको रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, कोई एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ये बहुत अच्छी बात है और समझने वाली बात है। देखिए जब बच्चा घर में, समाज में दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, खेलेगा, तो तामुल करने का मौका मिलेगा, है ना, इंटरेक्शन करने का, बातचीत करने का, सुनने बोलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ज़बान के इक्तिसाब बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। यहाँ पर सिर्फ सुनने की बात कही जा रही है और ऑप्शन नंबर 4 में बच्चों को सुनना बोलना दोनों तरह का अवसर मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा बेहतर आंसर होगा।
पेडागोजी में हमें क्या करना होता है, बेस्ट आंसर का सिलेक्शन, चूज और इंतखाब करना होता है, ठीक है। आगे समझिएगा, बच्चे फितरी अंदाज में जबान के इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। फितरी अंदाज में जबान सीखेंगे अगर उन्हें रूबरू किया जाए, यानी कि ये मौका दिया जाए एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान, अगर इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, किसी ज़बान के कवायदी साथ। देखिए, जब बच्चों को एक से ज़ायद ज़बान सीखने का मौका देंगे, है ना, तो वहाँ पर बच्चा फितरी तरीके से ज़बान सीखने का मौका मिल सकता है। मान लिया जाए कोई बच्चा मादरी ज़बान सीख के आया है, मादरी ज़बान वो जानता है, ठीक है, और वो क्लास में एक से ज़ायद ज़बान सीखने का अगर मौका दिया जाए, है ना, यानी कि कसीर लिसानियत का मौका दिया जाए, तो वहाँ पर फितरी अंदाज में बच्चे ज़बान सीखा जा सकता है अगर इस तरह का अवसर दिया जाए। चूँकि क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है। एक ज़बान दूसरी ज़बान के इक्तिसाब में या आमोजिश में मदद करती है, मुआविन होती है। तो एक से ज़ायद ज़बान से अगर रूबरू किया जाए तो उन्हें फितरी ज़बान में सीखने का मौका मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन, देखिए क्लास लंबी हो सकती है, आप बिल्कुल भी उकताइएगा नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, तहरीर करदा मतन, है ना, यानी कि टेक्स्ट, मतन यानी कि टेक्स्ट के मानी मालूम करना, सही तलफ़ुज़ के साथ बआवाज़ बुलंद पढ़ना। देखिए, सबसे अहम ये है, कोई भी हम कहानी पढ़ रहे हैं या फिर कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे अहम क्या होता है कि उसको समझें, उसके मानी मालूम करें कि जो उसमें लफ्ज़ आया है उसके क्या मानी। तो सबसे अहम यही होता है कि जो भी मतन, जो भी पैराग्राफ, जो भी इक़्तिबास हम पढ़ रहे हैं उसके माने मालूम करें। ये सबसे सटीक आंसर होगा इसका। हमें पूछा गया कि सबसे अहम, तो सबसे अहम यही है। देखिए, एराब पर भी तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए, सही तलफ़ुज़ के साथ बुलंद आवाज़ से भी पढ़ना चाहिए, लेकिन माना मालूम करना इन दोनों से, इन सबसे ज़्यादा अहम, हमें ज़्यादा अहम पर का इंतखाब करना है। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में ज़बान के शिक्षण में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है? समझ कर पढ़ने की सलाहियत, कोशिश से ख़यालात के इज़हार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। ज़बान की तदरीस के मकासद, यानी कि जो उद्देश्य हम ज़बान सिखाने का बनाते हैं उसमें क्या शामिल नहीं है? तो ख़यालात के इज़हार, जब हम एलिमेंट्री लेवल की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, तो बच्चे के अंदर उतनी सोच कि डेवलप नहीं होती है कि वो भी किसी भी टॉपिक पर अपने ख़यालात, किसी भी टॉपिक पर अपने ख़यालात को कलम बंद कर सके, लिख सकें। तो कोशिश से ख़यालात का इजहार ये ज़बान की तदरीस के उद्देश्य में, मकासद में शामिल नहीं है। सौतियाती आगही, साउंड से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है सुनने की सलाहियत से। सौतियाती आगही यानी कि
जो साउंड से रिलेटेड है, आवाज, कोई भी लफ्ज का उच्चारण है ना, किससे ज्यादा मुताल्लिक है? सुनने की सलाहियत से, बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से, या फिर लिखने की सलाहियत से? देखिए, सौतियाती आ गई कि जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं उच्चारण की। किससे? उच्चारण की, तलफ्फुज की। और तलफ्फुज की बात सबसे ज्यादा किसमें की जाती है? पढ़ने की। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं, जबान की तदरीस कर रहे होते हैं, तो पढ़ने में जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो सबसे ज्यादा उसके जो ध्यान होने चाहिए वो लफ्ज के उच्चारण पे, प्रोनाउंसिएशन में, तलफ्फुज पर। तो सौतियाती आ गई, ज्यादातर जो मुताल्लिक है वो पढ़ने से मुताल्लिक है। हमें पूछा गया कि ज्यादातर रिलेटेड किससे है? सुनने से तो है, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ने से। बोलने से भी है, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ने की सलाहियत से, क्योंकि इसमें उच्चारण की बात, तलफ्फुज की बात की जाती है जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में जबान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके इक्तिसाब की, नकल की, तब्दीली की, तर्जुमा की। यानी कि नोम चॉम्स्की के अनुसार जबान की किस तरह की सलाहियत बच्चों में मौजूद होती है। तो सिंपल सी बात है, नोम चॉम्स्की साहब ये कहते हैं कि किसी भी जबान को इक्तिसाब करने, सीखने की सलाहियत बच्चों में जन्मजात होती है, पैदाइश से ही होती है। तो इक्तिसाब की महारत बच्चों में ऑलरेडी एग्जिस्ट की हुई होती है, मौजूद होती है, बस उसे सही वातावरण देने की जरूरत होती है। नोम चॉम्स्की की भी थ्योरी हमने बार बार डिस्कस किया है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी भाषा को सीखने की सलाहियत बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जबान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। किसके जरिए होनी चाहिए? जबान की महारत, यानी कि कितनी महारत है आपको पता ही है, 4 महारतें। जबान की कितनी महारत? 4 महारतें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जबान की महारतें कहलाती हैं। तो इसकी जो शिक्षण है, भाषा कौशलों का जो शिक्षण है, कैसी होनी चाहिए? नकल के जरिए, अनुकरण के जरिए, अलग थलग, बिल्कुल सेपरेटेड, तफसीली वजाहत के जरिए, एक मरबूत अंदाज में, यानी कि आपस में एक कौशल को दूसरी कौशल से, एक स्किल को दूसरी स्किल से, एक महारत को दूसरी महारत से जोड़कर हम बच्चों को सिखाएंगे। देखिए, जब हम बच्चों को कोरिलेट करके एक कॉन्सेप्ट को दूसरी कॉन्सेप्ट से, एक महारत को दूसरी महारत से जोड़कर सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से बच्चा के अंदर, तलबा के अंदर भाषा कौशलों का विकास, जबान की महारतों की तरक्की और फरोग आसानी तरीके से और मुअस्सिर अंदाज में होगा, बशर्त ये कि हम मुअस्सिर मरबूत अंदाज में भाषा की सारी महारतों को बच्चों को पढ़ाएं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। यही सबसे अच्छा और बेहतरीन विधि होती है कि मरबूत तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, अलग थलग करके पढ़ाएंगे तो बच्चा एक को समझेगा, दूसरे को भूल जाएगा। सिर्फ नकल अनुकरण के जरिए, है ना, ये बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है कि सिर्फ नकल करके जरिए बच्चा सीख रहा है। तफसीली वजाहत के जरिए और एक मजबूत अंदाज में आपको किसी हद तक कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जब एक मजबूत अंदाज होगा तो उसमें तफसीली वजाहत भी आ जाएगी। एक डिटेल व्याख्या, यानी पूरे डिटेल में डिस्क्रिप्शन बच्चे की, जब ये तरीके से मजबूत अंदाज में पढ़ाएंगे तो डिटेल डिस्क्रिप्शन, तफसीली वजाहत आ जाएगा। आगे समझिएगा, उस्तानी यानी कि एक टीचर है, इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने, कुछ फोटो या फिगर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। कोई फोटो बनाओ, कोई भी तस्वीर बनाओ
और उसमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह से बच्चों के अंदर क्या होगा, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होगा। क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ रखती है, यानी कि बच्चा साइलेंट मोड में चले जाए इसलिए ये एक्टिविटी कर रही वो टीचर, या फिर लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग दे रही है, यानी कि मोटर स्किल को फ़रोग दे रही है। देखिए, इससे पहले भी मैंने मोटर स्किल को डिटेल में समझाया। देखिए, लिखने का ताल्लुक मोटर स्किल से, किस तरह, कौन सी स्किल से, मोटर स्किल से। जितनी ज़्यादा मोटर स्किल बच्चे की डेवलप होगी उतनी ही ज़्यादा बच्चे की लिखावट बेहतर होगी, ड्राइंग स्किल्स बेहतर होगी। तो ड्राइंग स्किल्स का ताल्लुक किससे है, मोटर स्किल से। लतीफ़ हरकी महारत से याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा उर्दू में टर्म अलग सा लग रहा है कि लतीफ़ हरकी महारत का ताल्लुक किससे होता है, लिखने से, ड्राइंग से। जब भी लिखने की बात आए और लतीफ़ हरकी से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए तो बिला झिझक आप ये आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग दे रही है। जब बच्चे को फ़ोटो बनाने के लिए, तस्वीर बनाने और उसमें रंग भरने यानी कि ड्राइंग की एक्सरसाइज करा रही है तो हरकी महारत को फ़रोग दे रही है। कौन सी महारत, हरकी महारत को फ़रोग दे रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और शक रहता है, आज अपना शक दूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। बोलने की महारत, बोलने की कौशल को सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट, कौन सी बात फ़रोग देगा। इनफिराद और इनफिरादी यानी कि इंडिविजुअल अकेले, और इज्तिमाई यानी कि ग्रुप में नज़मों को पढ़ना, रोल प्ले में शिरकत, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, या फिर उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़ुज़ की मशक करना। रोल प्ले में शिरकत, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोई भी रोल प्ले करवा रहे हैं बच्चे से और उस रोल प्ले से सबसे जो बोलने की जो कौशल है, बोलने की जो महारत है, सबसे ज़्यादा जो विकास होगा वो रोल प्ले से होगा, है ना। रोल प्ले एक एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे को बोलने का ज़्यादा मौका मिलता है ना, डायलॉग्स बोलने का मौका मिलता है ना, जुमले बोलने का मौका मिलता है। तो हमें बोलने की महारत को फ़रोग देना है तो ये वाला जो अवसर अगर हम बच्चे को देंगे तो बच्चों में बोलने की महारत का फ़रोग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन आप चाहे तो देख लीजिए। 10वीं किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, यानी टीचर ने टेक्स्ट बुक पढ़ाया फिर बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, इससे बोलने की कौशल विकास नहीं होगा। हमें बोलने के महारत को फ़रोग देना है। उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्म को पढ़ रहे हैं बच्चे, तो बोलने में उस तरह का कौशल, उस तरह का विकास नहीं हो सकता जिस तरह से रोल प्ले में होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, तीसरी जमात कक्षा 3 का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा सबक में दिया गया है, यानी कि कहानी जिस तरतीब में सबक में यानी कि टेक्स्ट बुक में दिया गया उसी तरतीब में बच्चे से बोलने के लिए कहलाता है। तो ये वाली गतिविधि, ये सरगर्मी कैसे होगी, किस चीज़ में मुआविन होगी। इबारत को समझकर पढ़ने में, जो भी कहानी है, टेक्स्ट है, मवाद है, उसको समझकर पढ़ने में मुआविन होगी अगर ये वाली एक्टिविटी कर रहा है टीचर। काबिल फ़हम मवाद में, मवाद को समझने में, लिखने की महारत के इजाफे में, लिखने की बात तो यहाँ कहीं नहीं जा रही है, बताने की बात की तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में, वक्त में इजाफा करके बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है
कि भाई खाली वक्त बढ़ाए जा रहे हैं, कोई इफेक्टिव सरगर्मी हम कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, इससे जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा कि बच्चे को जिस अंदाज में कहानी पढ़ाया गया सेम अंदाज में बच्चे को बताने के लिए कहा जा रहा है, तो इससे पता ये चलेगा कि बच्चा कितना ज़्यादा इबारत को समझकर पढ़ रहा है, इबारत को कितना अच्छे अंदाज से समझ, ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग कर रहा है, समझ नहीं रहा है। अगर बच्चे सेम अंदाज में, सेम सीक्वेंस में अगर कहानी को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चे जो है इबारत को कंटेंट को समझ रहा होता है। तो ये वाली एक्टिविटी, ये वाली गतिविधि समझकर पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे समझिएगा, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियां चस्पा कर देता है। क्लास 2 का शिक्षक है, टीचर है, कुछ पर्ची चिपका देता है। तहरीर करदा लफ्ज असल चीज से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। जो भी रियल ऑब्जेक्ट्स है उसे जोड़ने में मदद करता है। इस तरह की सरगर्मियां तलबा की किस सलाहियत को निखारने में मुआविन होगी। यानी कि ये एक्टिविटी कर रहा है कि टीचर क्लासरूम में कुछ पर्ची को चिपका दे रहा है ना, और वो पर्ची में लिखा हुआ कंटेंट जिस पे चिपकाया जा रहा है उसको समझने में मदद कर रहा है। तो ये एक्टिविटी, अगर ये गतिविधि कर रहा है टीचर, तो इससे किस चीज़ में मदद मिलेगा बच्चों को? कवायद में, तहरीरी महारत में, ज़ख़ीरे अल्फाज में, लिखावट में, किस चीज़ में मदद मिलेगा? देखिए कि बच्चे चीज़ों को समझ रहा है। मान लिया जाए कोई चीज़ रखा हुआ है और उसके बारे में लिख के टीचर ने बता दिया, उस ऑब्जेक्ट के बारे में पर्ची लिख दिया और चिपका दिया और उसको समझ रहा है। तो ऐसे में बच्चे का ज़ख़ीरे अल्फाज जो है, वर्ड का जो स्टोरेज है वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है? लिसानी महारत यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल को आकलन करना चाह रहे हैं, और सबसे अहम कौन हो, कम मुअस्सिर कौन होगा? कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे का बयान, इमला। देखिए, इमला बहुत ज़्यादा मुअस्सिर नहीं होता है ज़बान के आकलन में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा? यानी कि कैसा प्रश्न करेंगे कि बच्चे की ज़बान की सलाहियत सबसे ज़्यादा निखरे और बढ़े? अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम, यानी कि वही एक ही लफ्ज़ बता रहा है। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, एक लफ्ज़ तरजीह है, इसको सेंटेंस में यूज़ करना है ना, जुमले में बताना है। अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना है, यानी कि वालिद और वालिदा के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसको सुना, पढ़ा, को तहरीर किया। मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम बताना, यहाँ पर भी एक ही लफ्ज़ लिखने का मौका मिलेगा। तो लिखने की सलाहियत इन चारों सवालों में जो सवाल नंबर 3 है, इसमें ज़्यादा लिखने की महारत का फ़र्क होगा, और लिखने की महारत का जांच भी बेहतर अंदाज में हो पाएगा। हमें पूछा जा रहा है कि लिखने की सलाहियत में इजाफा कौन करेगा, तो इस तरह का सवाल इन तीनों में से, अगर ये सवाल चारों में से ये सवाल करेंगे ऑप्शन नंबर 3 कि अपने और अपनी वालिदा के दरमियान जो होने वाली जो मुकालमा है, जो बातचीत है, उसे तहरीर करो, तो बच्चा बहुत ज़्यादा लिखने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे समझिएगा, कहानी सुनाना और इमला कर, ज़बान में मुअतबर तालीम का मकसद, ज़बान में मुअतबर तालीम का मकसद यानी कि रिलायबल एजुकेशन का
का मकसद क्या होता है? तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह, यानी कि बच्चे जो इब्तिदा में गलती कर रहे हैं उसको सुधारना, तालीमी गलतियों में सुधार, तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, ऊपर में सभी जो मोतबर तालीम दी जाती है, यानी कि ऐसी शिक्षा दी जाती है जो जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर भरोसा किया जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य, ये तीनों उद्देश्य होते हैं कि बच्चों की जो गलतियां उसकी इस्लाह की जाए, तालीम की जो गलतियां कर रहा है उसमें सुधार किया जाए और तलबा में कॉन्फिडेंस भी पैदा किया जाए। तो ये चारों ऑप्शन, ये तीनों बात सही है, ये तीनों ही मकासद इसके होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ज़बान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं? यानी कि इब्तिदाई सतह पर, क्योंकि लैंग्वेज 1 का पेडागोजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इब्तिदाई सतह ही याद रखना है, ठीक है। तो मुख्तसर जवाबात, तवील जवाबात, इंशाइया तरीक़ेकार या मारूज़ी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, मुख्तसर जवाबात जो है इस लेवल पर बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं कि हम बच्चों से शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और बच्चे उसको लिखित रूप में या ऑरली उसका आंसर दे रहे हैं। दोनों तरह के मुख्तसर सवालात हम पूछ रहे हैं कि भाई 1 लाइनर, 2 लाइन में, 3 लाइन में आंसर बच्चा कर रहा है। तो इस लेवल पर इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे, प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर, सुनना और बोलना दोनों तरह की कौशल को बढ़ाना है। तो नीचे में से दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा होगा? कहानी सुनाना, इमला करवाना, नज़्म पढ़ना, ज़बान का इस्तेमाल, रोल प्ले करना, ख़बर पढ़ना, किरदार के ज़रिए बातचीत, किरदार के ज़रिए रोल प्ले के ज़रिए बातचीत करेंगे तो सुनना और बोलने दोनों तरह की कौशल बच्चे के विकास होगी। ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही आसान सवाल, इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा, ज़बान सिखाने में अमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं? ये तो मैंने बता ही दिया कि मुख्तसर जवाबात, ऐसे सवालात अगर किए जाएं तो ज़बान सिखाने में बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं। इससे पहले भी मैंने ये सवाल डिस्कस किया कि बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं। ये किसका कौल है? यानी कि ये कथन किसका है? जीन पियाजेट का, चॉम्स्की का, वाइगोट्स्की का या फिर पावलो का? ये जो कथन है नॉम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत जन्मजात होती है, पैदाइश से होती है। अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है, यानी कि वो हिंदी ज़बान जानती है, वो आपकी ज़बान सीखने आती है, यानी कि कोई दूसरी ज़बान सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, त्रुटि करती है, करती है, कर सकती है, त्रुटि करना कोई गलत बात नहीं है, बच्चे सीखने में से मदद मिलती है। तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीक़ा सही मानते हैं? यानी कि वो दूसरी ज़बान सीखने में वो गलती कर रही है, तो बहैसियत टीचर, बहैसियत मुअल्लिम आप क्या सही मानेंगे कि उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाया जाए, यानी कि जो गलती कर रहा है उसे याद दिलाया जाए, या फिर उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका दिया जाए, उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा यानी फिक्स कर दिया गया मशक़ करने का मशवरा दिया जाए, या फिर कि नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए बल्कि छूट देना चाहिए, क्योंकि एक ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मौका मिलता है। जब ये बात अगर कहेंगे, ये वाला अवसर देंगे कि उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे तो उसकी त्रुटि भी कम होगी, ठीक है। सिर्फ याद दिलाने से उसकी त्रुटि कम नहीं हो सकती, या सिर्फ आधा घंटा फिक्स कर देंगे तो इससे भी उसकी त्रुटि कम नहीं होगी, या फिर उसको छूट ना दिया जाए मातृभाषा, मदर टंग बोलने का, तो उसके भी उससे त्रुटि सही नहीं होगी। त्रुटि जो सही होगी, गलतियां जो कम होंगी वो इससे होगी उसे कितना ज़्यादा ज़बान सीखने का अवसर दिया जा रहा है, ठीक है।
आगे समझिएगा, मुंदरजा झेल में से किन मकासद, किन उद्देश्यों के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े, जो अलग अलग भिन्न भिन्न जो मौक़े अवसर होते हैं उसे जानने के लिए। ज़बान समझ कर सीखना, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरा करने के लिए। ज़बान को इन डेप्थ जानकारी लेना, ज़बान को एनालाइज करना, समझना बहुत ज़्यादा, इस लेवल पर ये उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को सीख ले बच्चे की जो ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ नामों को जान ले और समझे, बोले, ये सब मकासद होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बान को सीख कर बोलना इस लेवल पर इसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। आगे समझिएगा, मुंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है। कौन सा मजमून सवाल के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद होगा। तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। इस तरह के मजमून, अगर इस तरह के सवाल किया जाए कि उन्हें बच्चों को अपने ख़यालात को बयान करने का अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, तो ये अच्छी बात है कि तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद होते हैं कि कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस बना दिया जाए, या फिर तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। ये पूरे निसाब की तकमील करते हैं। जो सबसे अच्छी बात है तो ये है कि तलबा को अपने आप लिखने का अवसर दिया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही बात आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें लिखने की कौशल को अगर फ़रोग़ देना चाहते हैं तो वो ज़रूरी है। हकीकी ख़यालात, रियल थाट्स, अलामती ज़बान के इस्तेमाल, ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल, खुश ख़त। देखिए, एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल पर ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कोई लफ्ज़ सीखा, कोई नाउन सीखा, माने कुर्सी का सही इस्तेमाल कर ले जुमले में, है ना। तो ये सबसे अगर लिखने की सलाहियत को बढ़ाना चाह रहे हैं, फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, तो ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल करवाना बहुत ज़रूरी होगा। और हमें पूछा गया कि लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, कि वो ज़ख़ीरे अल्फाज की ज़रूरत है। कि ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल होगा तो लिखने की सलाहियत बच्चे की बढ़ेगी। ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस, ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है। दुरुस्त ज़ख़ीरे अल्फाज, सही ज़ख़ीरे अल्फाज हो, प्रोजेक्ट अमल, सही तलफ़ुज़, ज़बान के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल। जब ज़बान के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार का इस्तेमाल करेंगे तो ज़बान का जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन है, सतत मूल्यांकन जो प्रोसेस है, गतिविधि है, ये सही हो पाएगा। और जो मुसलसल जामे तशख़ीस है, इसी चीज़ को आकलन करने के लिए किया जाता है कि ज़बान को सिखाने के लिए कौन कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आगे है हमा लिसानी तरीक़ा यानी कि मल्टीलिंगुअल मेथड, बहुभाषी विधि क्या है। तदरीसी ज़बान में पोशीदा, ज़बान व मसाइल के लिए ज़बानी वसाइल के लिए, यानी कि ज़बान की जो भाषा संसाधन है उसके लिए नुकसानदेह होता है, या ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल है, ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा करता है। देखिए, हमा लिसानी मल्टीलिंगुअल बहुभाषी ज़बान सिखाने में मुश्किल नहीं पैदा करता है, ना ही ज़बानी वसाइल के लिए नुकसानदेह है, यानी ना ही तदरीसी ज़बान में पोशीदा है यानी कि हिडन है। ये जो सबसे अहम बात यह है कि जो हमा लिसानी जो तरीक़ेकार होता है, बहुभाषी जो विधि और उपागम होते हैं, वो ज़बान सिखाने में मदद करता है। हमने पहले भी बता दिया है कि एक ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मुआविन और मददगार होता है। तो हमा लिसानी तरीक़ेकार यानी कि बहुभाषी तो एक ज़बान सीखने में मदद करेगा। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन नेगेटिव है, आप वैसे भी इसको स्किप और छांट सकते हैं। इब्तदाई ज़बान इब्तदाई शक्ल में यानी कि शुरुआती दौर में
किस शक्ल में थी, इशारती ज़बान में थी या कवायदी, तहरीरी या फिर मुँह ज़बानी ज़बान थी। कैसी ज़बान थी इब्तिदाई सतह पर? तो इब्तिदाई सतह पर ये तहरीरी ज़बान थी, है ना। ज़बान की जो इब्तिदाई शक्ल थी कैसी थी? तहरीरी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, नॉलेज लेवल का है, इसमें कहीं कुछ रखा हुआ ज़्यादा नहीं है। आगे समझिएगा, इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? यानी कि जो इब्तिदाई एलिमेंट्री लेवल पर या प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर बच्चे को कहानी और नज़्म पढ़ाने में क्या किस उद्देश्य से पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? वो मुफीद होनी चाहिए, है ना। कहानी और नज़्म को ऐसा होना चाहिए कि वो मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो, लाभदायक हो, या फिर नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होना चाहिए। देखिए, प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ेगा। क्या होगा? ज़ख़ीरे अल्फाज होगा। तो कहानी और नज़्म प्राइमरी सतह पर ऐसे होना चाहिए, वो अल्फाज ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होना चाहिए, यही ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। कवायद सिखाने में ज़बान कैसी मदद मिलती है? इस्लाह की, रवानी की, तादाद की, ख़वानदगी की। देखिए, कवायद की बात की जा रही है, यानी कि व्याकरण की बात की जाए। व्याकरण से क्या होता है? इस्लाह होता है, यानी कि जब बच्चा गलत बोलता है, जुमले को गलत बोलता है, तो व्याकरण अगर उसके कवायद बता दिया जाए, उसूल बता दिए जाए, तो वो सही बोलने लगता है। तो कवायद की जो तदरीस से, कवायद के शिक्षण, व्याकरण के शिक्षण से इस्लाह होती है, दुरुस्त होता है, बच्चा सही बोलने लगता है, उसकी त्रुटि ख़त्म होती है। आगे तहरीर के उसूलों में शामिल है, क्या है? कहानी का मज़मून, तख़य्युल का होना, दुरुस्त अदायगी, बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज। यानी कि कोई हम तहरीर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसके उसूलों में सबसे अहम कौन सी बात होती है, क्या होना चाहिए? दुरुस्त अदायगी। देखिए, हमको बेस्ट आंसर का सिलेक्ट करना है। तख़य्युल होना चाहिए, ख़याल का होना चाहिए, बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज होना चाहिए। लेकिन जब दुरुस्त अदायगी होगा तहरीर करते समय, लिखते समय, तो बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा जब दुरुस्त अदा करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़बान को उजागर करने का असल मकसद, ज़बान सिखाने का असल मकसद क्या होना चाहिए? तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के फैसला करने के लिए, तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए, या फिर गलतियों का जो बच्चे गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, उसका आकलन करना और सिखाने की कमी को पूरा करना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ज़बान को सिखाने का, कि बच्चे जो गलती कर रहे हैं उसका आकलन करें और सिखाने में जो भी कमी पेशी है उसको